तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम प्राचीन भारत के इतिहास श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। आज इसकी पहली कक्षा है। पहली कक्षा में प्राचीन भारत की पहली कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। दोस्तों थोड़ा ध्यान लगाएंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, इनके प्राचीन भारत का पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस, आई फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु यानी कि इंडस वैली यानी कि घाटी, सी फॉर सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता पर सर्वप्रथम 1826 में एक ब्रिटिश थे चार्ल्स मेसेन, इन्होंने सबसे पहले बताया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जो जानकारी दी है, सबसे पहले जो ज्ञात जानकारी मिलती है कहाँ से शुरुआत होती है, तो 1826 में चार्ल्स मेसेन ने इस विषय पर प्रकाश डाला और 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई, एएसआई की स्थापना करी गई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करी गई और उसके द्वारा फिर एक सिलसिलेवार तरीके से इस सभ्यता की खोज करी गई और एक जिम्मा दिया गया राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी को। राय बहादुर दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने 1921 में पूर्णतः इस सभ्यता के एक पहले नगर जिसका नाम था हड़प्पा शहर की खोज करी और इसी कारण इस शहर को हड़प्पा शहर कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न लिखा भी हुआ है हड़प्पा सभ्यता क्यों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है तो आप बताओगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा शहर वह पहला शहर था जो राय बहादुर दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। मैं दोनों नाम आपके बोर्ड पे लिख दूंगा। एक व्यक्तित्व थे राय बहादुर दयाराम साहनी, और एक व्यक्ति थे राखालदास बनर्जी। एक व्यक्ति ये थे और दूसरे का नाम था राखालदास बनर्जी। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज करी थी, हड़प्पा शहर का उत्खनन करा था और हड़प्पा शहर वह पहला शहर था जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खोजा गया था। वो इसी कारण इस शहर को हड़प्पा कहा गया। हड़प्पा शहर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा शहर ये वाला, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी आप लोगों को पता है, रावी नदी का पुराना नाम पौरुषणी नदी, यानी कि वैदिक सभ्यता में रावी नदी को पौरुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। और रावी नदी को जब पौरुषणी नदी कहा जाता है तो रावी नदी भारत के पंजाब वाले एरिया से भी जाती है और पाकिस्तान में भी इस नदी के हमें साक्ष्य मिलते नहीं है, बहती है। वर्तमान में भी जो नदी है रावी, पौरुषणी नदी भी कहा जाता है इसको, ये पाकिस्तान में बहती है। और हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूल रूप से हड़प्पा जो शहर है वो पाकिस्तान के, मैं मार्कर से लिख देता हूँ, पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में स्थित है। पाकिस्तान के शाहीवाल, आप लोगों ने सुना भी होगा कि भैंस होती है, भैंस, शाहीवाल भैंस, गिर की गाय होती है। तो ये गाय की जो नस्ल होती है गिर यानी कि गुजरात वाली, और शाहीवाल जो होती है वो पाकिस्तान में भैंस पाई जाती है। तो शाहीवाल पाकिस्तान में जिला भी है, यानी कि हड़प्पा जो शहर है वो पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में स्थित है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला जिला लिखा हुआ है, अगला ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कुछ नगर हैं जो हड़प्पा सभ्यता के, बहुत सारे नगर जब बाद में पूरी सिलसिलेवार तरीके से खोज हुई तो इतने सारे नगर देखने को मिले। पहला जो नगर देखने को मिला हड़प्पा, 1921 में इसकी खोज हुई थी। और मोहनजोदारो एक बहुत बड़ा शहर है इस सभ्यता का, जो उत्खनन के बाद में पता चला, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दूसरा जिला है लोथल, यानी कि मोहनजोदारो भी कहाँ पे स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। लोथल ये इंडिया के गुजरात में है, भारत के गुजरात में। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों लोथल एक ऐसा शहर है जहाँ पे भोगवा नदी है और भोगवा नदी के किनारे इस शहर के साक्ष्य मिले हैं। इस शहर के किनारे डॉकयार्ड यानी कि एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीबाड़ा यानी कि एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा केंद्र जहाँ पे बहुत सारी नाव को रखा जाता है और व्यापार के लिए अक्सर उनका यूज किया जाता है। तो ये जो है लोथल जो भोगवा नदी के किनारे एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह यानी कि जहाँ से व्यापार होता हो शिप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, तो ऐसा शहर कौन सा है? लोथल। लोथल से जो उस समकालीन सभ्यताएं थी उनके मोहरे भी मिली हैं। याद रखने वाला विषय है कालीबंगन। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगन राजस्थान में है।
कालीबंगन कहाँ है? ये राजस्थान में है। कालीबंगन की जो जगह है वो घग्गर नदी राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोपड़। जो रोपड़ है वो पंजाब में है, पंजाब का रोपड़। आपको ये तो पता ही होगा रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब, PUNJAB, पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के। आलमगीरपुर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरठ। आलमगीरपुर का है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये हिंडा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद एक शहर है सुतकागिंडोर, ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये दाशर नदी के किनारे स्थित है। ये वाले भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने चित्र बनाया हुआ है, इसे देखेंगे अभी हम। उसके बाद बनवाली, बनवाली जिस सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा में। बनवाली कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में। चूहनदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जबकि कुनाल हरियाणा में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये सब शहर जो हैं हम लोगों को पता होने चाहिए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अब इस वाले पोर्शन को देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है हमें पता चला, लेकिन हड़प्पा सभ्यता किस टाइम से किस टाइम तक रही होगी, कब से कब तक ये सभ्यता विकसित रही थी, और आखिर सभ्यता को नष्ट होना के कारण क्या रहे, ये भी हम देखेंगे। तो आप बताओगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो लगभग 2500 BC से लेके 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि 1750 ईसा पूर्व तक, 2500 साल से पहले, 1750 साल पहले तक, BC पहले तक जो सभ्यता रही वो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। लेकिन इसमें भी विवाद है। इस सर्वमान्य तिथि मैंने यहाँ पे लिखी है, 3200 लिखा रहता है और कहीं 3100, लेकिन अधिकांश पुस्तकों में 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वाली सभ्यता के लोग कांस्य को बनाना जानते थे। वो लोग तांबे को और टिन को मिला के एक नई धातु बना चुके थे, उसका नाम था कांसा। इसी कारण से क्या कहते हैं? कांस्य युगीन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता चलेगी कि बताइए कपास की खेती सर्वप्रथम किसने की? तो आप बताओगे कपास की खेती के साक्ष्य भी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही जानते हैं। कपास की खेती करने की शुरुआत जो हुई वो कहां से हुई? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई। अब हम थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इसे देखेंगे। उत्तरी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे जो फैलाव था, क्षेत्रफल था, एरिया था, वो कितना वाइड था? तो आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता 4 पोर्शन में डिवाइड थी, यानी कि एक उत्तरी बिंदु, एक दक्षिणी बिंदु, एक पूर्वी बिंदु और एक पश्चिमी बिंदु। यानी कि अगर इसे नक्शे बनावे, पूरब की साइड कहां जो बिंदु था वो पूरब की साइड वो आलमगीरपुर मेरठ, कहां पे था? आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में ये थी, यानी कि यहाँ तक इसके साक्ष्य मिले हैं। और ये हिंडा नदी के किनारे स्थित था, है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, इसका पूरी बिंदु है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछेगा, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का वह पूरी बिंदु कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर मेरठ हिंडा नदी के किनारे स्थित है, जबकि इसका पश्चिमी बिंदु सुतकागिंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाशर नदी के किनारे स्थित है, इसका पश्चिमी बिंदु है। यानी कि पूर्व में अधिकांश स्थान तक फैली हुई है आलमगीरपुर मेरठ तक और पश्चिम में सुतकागिंडोर तक। अगर हम उत्तर की हो जाए, ऊपर की हो जाए, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा जगह का नाम है मांडा, और वहां चिनाब की नदी बहती है, चिनाब नदी तक इसका फैलाव माना जाता है। जबकि अगर दक्षिण में जाए तो दक्षिण में आपको महाराष्ट्र, दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र, MS लिखता हूँ शुरू में, महाराष्ट्र के दाइमाबाद जिले में, दाइमाबाद स्थान तक इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये गोदावरी नदी या प्रवरा, कहीं पे लिखा रहता है प्रवरा नदी के किनारे स्थित मानी जाती है। यहाँ तक के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। ये जो हमने पढ़ाया आपको, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें मैंने पढ़ाई एक बार उन्हें देख लेंगे, एक बार और फटाफट रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले व्यक्ति चार्ल्स मेसन 1826 में डाला था, ये थे। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर जिसका उत्खनन किया गया था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी तथा राखालदास बैनर्जी थे, उन्होंने किया था। इसी कारण इस नगर को, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता को ही भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी लिख लेंगे। इस सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना
जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुदाई करने वाले विभाग का नाम होता है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में हुई। इसकी स्थापना हुई 1861 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1861 में। करने वाले व्यक्ति जिनका बड़ा योगदान था, लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन का इसमें बहुत योगदान था, और लॉर्ड कर्जन का इसमें इंपॉर्टेंट योगदान होने के कारण इस सभ्यता को खुदाई कराने को, इस सभ्यता को हमें ज्यादा जानने के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसे जाता है? 1861 में लॉर्ड कर्जन को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड कर्जन को जाता है। जब भी विभाग के जन्मदाता के बारे में अगर पूछे तो लॉर्ड कर्निंघम, लॉर्ड अलेक्जेंडर कर्निंघम या लॉर्ड कर्निंघम वो भी लिख देते हैं, कर्निंघम, लॉर्ड कर्निंघम, अलेक्जेंडर कर्निंघम, तो ये उनको जाता है। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1861 में जो विभाग की जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड कर्निंघम, इन्हें जाता है। लॉर्ड कर्जन ने इसमें विशेष योगदान दिया है, इन्हें भी हम भूल नहीं सकते, इनके कार्यकाल में ही ये सब हुआ था। इसके बाद अगर हम देखें, मैं मिटो देता हूँ, हड़प्पा वासी कपास को उगाना जानते थे, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। इसकी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी, कैसे फैली, ये पढ़ लिए। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बड़ा ध्यान लगा के आप देखें। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता तो है, लेकिन कपास की खेती भी सबसे पहले हमने यहाँ पे करने की जानकारी हमें मिलती है। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई तो बताओगे आप? हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में। इसका थोड़ा सा देख लेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना था, है ना, ये कैसे कैसे लोग थे, तो आप बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु जो घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, नगर विन्यास कैसा था उसका, नगर विन्यास कैसा था, तो आप बताओगे नगर विन्यास कैसा था। आप क्या बताओगे? आपने तो भी पढ़ाई नहीं, तो नगर विन्यास देखो यहाँ पे, यानी कि जो सड़कें थी, सड़कें कैसी थी? चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौड़े रास्ते, यानी चौड़ी सड़कें, ठीक है ना। सड़कें कैसी थी? चौड़ी थी, और समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? मान लो जैसे एक सड़क ऐसे जा रही है ना, एक सड़क ऐसे जा रही, ये छोटे छोटे रास्ते थे, है ना, ऐसे, यानी कि यहाँ से आए और ये सड़क बना रखी, इतनी छोटी छोटी सड़कें। ऐसे नहीं थी कि सड़क हमने ऐसे मोड़ दी, हमने कहीं से भी ऐसे जा रही सड़क, ये सड़क नहीं है, ऐसी सड़कें नहीं थी, नदी जैसी सड़कें नहीं थी। सड़कें कैसी थी? समकोण पे काटने वाली सड़कें थी। कैसी सड़कें थी? समकोण पर। सड़कें कैसी थी? समकोण पर काटने वाली सड़कें थी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर विन्यास, सड़कें चौड़ी, समकोण पर काटने वाली, अंडरग्राउंड निकास, जल निकास की व्यवस्था कैसी थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। जल निकास की व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छा थी। अंडरग्राउंड नालियां होती थी, जैसे नाली जा रही, जिसके ऊपर ईंटों का बिछाव था, यानी कि पानी नीचे की साइड से होकर फ्लो होता था। इतना अच्छा व्यवस्था उस प्राचीन काल में ही थी, है ना। तो जो सड़कें थी वो कैसी थी? आयताकार थी और चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें आयताकार थी, समकोण पर काटने वाली थी और चौड़ी सड़कें थी। ऐसी व्यवस्था इन नगरों में हमें देखने को मिलती है। वो जो भवन थे वो दो मंजिला भवन भी थे। भवन जो थे वो दो मंजिला थे, और भवन जो 2 मंजिला थे उनके साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता की नगरों को देखने में मिलते हैं। फर्श कच्चा होता था। कालीबंगन में कुछ पक्की ईंटों के साक्ष्य, यानी पक्के फर्श मिले हैं, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन होता था, जो जमीन वाला पोर्शन था, मिट्टी से बना हुआ था, कच्चा होता था। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जैसे कालीबंगन। कौन सा बंगन? कालीबंगन। कालीबंगन अभी मैंने आपको पढ़ाया कहाँ पे? कालीबंगन राजस्थान में है। तो यहाँ से पक्की हुई ईंटों के साक्ष्य। कैसे साक्ष्य? पक्की ईंट। पक्की ईंट समझ लेना आप लोग घरों में देखते होंगे, जो हम ईंट यूज करते हैं वो पकी हुई मिट्टी की, भट्टे की पकी हुई ईंट होती है। लेकिन अगर आप 20 साल 30 साल पहले देखोगे तो हमारे ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ईंटों के मकान थे। पकी हुई ईंटों के मकान बहुत ही कम लोगों के पास थे। तो लेकिन आज से लगभग 2500 साल पहले भी, आज से 2500 नहीं, ईसा से 2500 साल पहले, और 2500 तो ईसा से साल पहले, और आज हो गए 2023, यानी कि
3 2 5 4 यानी कि लगभग 4523 साल पहले भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सोचो, कल्पना करो कि उस समय की व्यवस्था, उस समय की सभ्यता कितनी विकसित, कितनी सुदृढ़ होगी। ऐसा हमें देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता इसलिए कहा जाती है। इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। इस सभ्यता को प्रागैतिहासिक सभ्यता कहा जाता है या प्रागैतिहासिक काल की कहा जाता है। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक। कांस्य युगीन भी कहा जाए और प्रागैतिहासिक कालीन। देखो क्यों कहा जाता है। मैंने आपको बताया प्रागैतिहासिक वह काल कहलाता है जिस काल में मानव पृथ्वी पर था, उसके द्वारा लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है किंतु हम पढ़ नहीं सकते, तो वो काल क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। किंतु जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके साक्ष्य में मिलते हैं, उसकी मोहर मिलती है हमें, उसकी लिपि हमारे पास है। और लिपि कैसी है? इसकी लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। और कैसे? दाएं से बाएं। कैसे? दाएं से बाएं लिखी जाती है। लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, यानी चित्र बने हुए हैं। तो जो चित्र बने हुए हैं उन्हें हम पढ़ नहीं पाए, उनका अर्थ समझ नहीं पाए। जब किसी इतिहास में किसी वस्तु पर लिखे हुए अक्षरों का ज्ञान हम समझने में असमर्थ हो, ज्ञान करने में असमर्थ हो, समझने में असमर्थ हो, आखिर उसमें लिखा क्या है, तो ऐसे इतिहास को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अकॉर्डिंग कौन से काल में चली गई? प्रागैतिहासिक काल में चली गई। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा देखेंगे, दाएं से बाएं लिखी जा रही है और इसे सबसे पहले एल ए बैडल इन्होंने पढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन अभी भी ये पूर्णतः सक्षम नहीं हुए। यानी कि इस सभ्यता की जो लिपि है इसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है, तो इसका भी हमें ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मानव आकृति, मछली, चिड़िया और अन्य जानवरों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। ये इस पे हमें जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल मिले हैं, हल का साक्ष्य है। और आप बताओगे हल मिले बनवाली से। कहां से मिले? बनवाली से। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बनवाली आपको यहीं पे याद हो जाएगा। बनवाली मैंने अभी आपको पढ़ा था, बनवाली है हरियाणा में। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में। और हरियाणा के लोग कैसे होते हैं? किसान होते हैं, मेहनती होते हैं। तो हल कहाँ मिले? हरियाणा में। हल कहाँ पे मिले? हरियाणा में। हल कहाँ मिले? हरियाणा। और हरियाणा के कौन से शहर में? बनवाली। कहाँ मिले? बनवाली में। हल कहाँ पे मिले हैं? हरियाणा के बनवाली में। हरियाणा के लोग मेहनती होते हैं, किसान होते हैं। किसान लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करने के लिए कौन सा यंत्र चाहिएगा? हल। याद होगा एक दिन। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। आपसे पूछ सकते हैं, बताइए किस शहर से क्या मिला? किस शहर से क्या मिला? तो आप बताओगे हरियाणा के बनवाली से क्या मिला? हल मिला। हरियाणा के बनवाली से क्या मिला? हल मिला। लोथल से क्या मिला? लोथल से इसका मैं एक टेबल बना देता हूं अभी आपको। लोथल से क्या मिला? लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, या गोदीबाड़ा बोल देते हैं, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। गेहूं और जौ इस सभ्यता की फसल थी, मुख्य फसल थी। गेहूं और जौ इस सभ्यता की आदि मुख्य फसल थी। और बहुत सारे शहर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसे मैं फिर किसी दूसरी क्लास में कराऊंगा। जो तौल की माप थी, और जो तौल की माप थी वो 1:16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? 1:16 के अनुपात में इसकी तौल की माप थी। लिपि भाव चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोहर प्राप्त हुई है, लिपि प्राप्त हुई है। लोथल से हमें बंदरगाह मिले हैं, हल बनवाली से मिला है, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, लोग गेहूं तथा जौ इनका बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे खाने के लिए। गेहूं तथा जौ का बहुत ज्यादा करते थे। मन के मोहर मन के बनाने का साक्ष्य कहां से मिले हैं? चनहूदड़ों से। मन के बनाने का खाने कहां से मिले हैं? चनहूदड़ों से। इसे भी देख लेंगे एक बार। इस समय में जो समाज जो था वो कैसा था? समाज जो था वह कैसा था? समाज के बारे में बात करेंगे तो आप बताओगे समाज जो है मातृ शक्ति प्रधान था। कैसा था? मातृ शक्ति प्रधान। क्या मतलब?
मातृशक्ति प्रदान का मतलब समाज में जो है वो माता की जो है बड़ी पावर थी। एक समाज होता है पितृसत्तात्मक, एक होता है मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक समाज इसमें हमें देखने को मिलता है। और जो तौल की गायत्री बताई मैंने कि 1:16 के अनुपात में थी। मातृ देवी की पूजा, अच्छा पूजा व्यवस्था क्या थी? पूजा लोग पूजा करते थे क्या? तो आप बताओगे समाज जो लोग थे वो पूजा तो डायरेक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो कैसी पूजा करते थे? वो प्रकृति की पूजा करते थे। कैसी पूजा करते थे? प्रकृति पूजा। प्रकृति पूजा थी। कैसे थे? प्रकृति पूजा। उर्वरकता की देवी, पृथ्वी को ये उर्वरकता की देवी मानते थे। ठीक है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एक इस सभ्यता को सबसे पूजनीय पशु था वो गाय नहीं था। इस सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु था कुबड़ वाला पशु, यानी कि सांड। सांड इस सभ्यता का क्या था? पूजनीय पशु था। क्या था? पूजनीय पशु था इस सभ्यता का सबसे ज्यादा। इस सभ्यता का जो सबसे पूजनीय पशु था वो कौन सा था? कुबड़ वाला सांड, यानी कि कुबड़ जिसका सांड होता था। पूजा करते थे। पूजा कैसी थी? प्रकृति पूजा थी। और उत्ता की देवी कौन थी? पृथ्वी को मानते थे। और कुबड़ पशु का मतलब है ये इसको क्या मानते थे? इसकी बहुत पूजनीय पशु था। और एक सींग वाला, कैसे वाला? एक सींग वाला पशु, एक सींग वाला पशु इसकी मोर में मिलता है। बाकी कक्षा हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।